किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि समाचारों में। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पर्यावरण के अनुसार करें खेती, ऋण उपलब्ध कराने के लिए त्रिस्तरीय सहकारी साख ढांचे का गठन और किसान भाई मछली पालन से कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज की नई रिपोर्ट का कहना है कि पर्यावरण के बदलावों की वजह से फसल की मात्रा और गुणवत्ता में बदलाव होगा और इसी के अनुकूल सिंचाई के तौर तरीके, कीटनाशकों और उर्वरकों का इस्तेमाल आदि में भी बदलाव होगा। मॉडलिंग स्टडीज की पद्धति अपनाते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्यावरणीय बदलावों के कारण गेहूं, चावल और मक्का सरीखी महत्वपूर्ण फसलों की उपज में कमी आएगी, जबकि मूंगफली और सोयाबीन सरीखी फसलों की उपज या तो अप्रभावित रहेगी या फिर उनमें सकारात्मक परिवर्तन होंगे। रिपोर्ट के अनुसार कुल उत्पादन और प्रति एकड़ उपज, मछली उत्पादन और पशुधन जैसी गतिविधियां पर्यावरणीय बदलावों के कारण प्रभावित होंगी और इस वजह से भारतीय कृषि की स्थिति बेहद गंभीर होती जाएगी। समाधान के तौर पर रिपोर्ट में वैज्ञानिक ढंग से कृषि वानिकी यानी एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इससे ग्रीन हाउस गैसों का पर्यावरणीय भार कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही किसान बदलते पर्यावरण के बीच एक सुरक्षा का ढांचा विकसित कर पाएंगे। गौरतलब है कि भारत सरकार ने हाल ही में ऑपरेशन गाइडलाइंस फॉर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नामक निर्देशिका जारी की है। इस निर्देशिका का उद्देश्य स्थानीय विशेषताओं के अनुकूल खेतीबाड़ी का विकास करते हुए उसे पर्यावरणीय बदलावों के प्रति सक्षम और कहीं ज्यादा उत्पादक, लाभप्रद और टिकाऊ बनाने का है। कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी और कृषकों की आय में वृद्धि करके आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए कृषि एवं अन्य संबंधित कार्यों के लिए अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराने के लिए त्रिस्तरीय सहकारी साख ढांचे का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत प्रदेश स्तर पर शीर्ष बैंक उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जनपद स्तर पर 50 जिला सहकारी बैंक और न्याय पंचायत स्तर पर 7,479 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां कार्यरत हैं। सहकारी कृषि ऋण समितियों से किसानों को कई सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कृषक सदस्यों को उर्वरक, बीज, कृषि रक्षा रसायन के रूप में अल्पकालीन फसली ऋण मिल पाएगा। कृषक सदस्यों को 50% तक नगद भुगतान की सुविधा, शेष 50% वस्तु के रूप में या विशेष परिस्थितियों में संपूर्ण धनराशि नगद देने की सुविधा भी मिल पाएगी। उच्च गुणवत्ता युक्त उर्वरक, बीज, कृषि रक्षा रसायनों की उपलब्धता भी होगी। किसानों की बचत को जमा करने के लिए समितियों में मिनी बैंक की सुविधा भी उपलब्ध है। किसान भाइयों, इस महीने कृषि सलाह में आपको सोयाबीन, तिल की कटाई करने की सलाह दी जा सकती है। आप धान की कटाई कर सकते हैं और खेत को अगली फसल बोने के लिए तैयार कर सकते हैं। गेहूं की बोनी के बाद सिंचाई करें। गेहूं जो असिंचित है उसमें से खरपतवार निकालें। चना, मटर, सरसों की बोनी पूरी कर लें। कपास की चुनाई नियमित समय में करें। मूंगफली की खुदाई पूरी कर लें और ज्वार के भुट्टे तोड़ लें। गन्ने की फसल अगर तैयार हो गई है तो उसे काट लें। अरहर जो जल्दी पकने वाली है उसे काटकर खेत की तैयारी करें। आलू के पौधों पर मिट्टी चढ़ाएं और टमाटर के पौधों को बांस की लकड़ी का सहारा दें। किसान भाइयों, आम और अन्य फलों के बाग में जुताई करके खरपतवार नष्ट कर दें। आम के मिलीबग कीट के नियंत्रण हेतु तने और थाले के आसपास फालीडाल धूल का बुरकाव करें। आम के पेड़ों में थालों की सफाई कर दें और सूखी एवं रोगग्रस्त टहनियों को काट लें। अमरूद में छाल खाने वाले कीड़ों की रोकथाम डाइक्लोरोवास 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छेदों में भरकर चिकनी मिट्टी से लेप कर दें। केले में प्रति पौधा 55 ग्राम यूरिया का प्रयोग करें तथा 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। केले में पर्ण धब्बा और सड़न रोग के लिए 1 ग्राम कार्बन डाजिम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें। ग्लेडियोलस में मौसम के अनुसार सप्ताह में 1 या 2 बार सिंचाई करें। रजनीगंधा के स्पाइक की कटाई, छटाई, पैकिंग, विपणन तथा पोषक तत्वों के मिश्रण का अंतिम चरणीय छिड़काव कर लें। छोटे शहरों और गांवों के वे युवा जो कम शिक्षित हैं, वे भी मछली पालन उद्योग लगाकर अच्छी आजीविका अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए क्या योग्यता व संसाधन जरूरी है, आइए जान लेते हैं। किसान भाइयों, कभी मत्स्य पालन मछुआरों तक ही सीमित था, लेकिन आज ये सफल और प्रतिष्ठित लघु उद्योग के रूप में स्थापित हो रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी ने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी है। मत्स्य पालन रोजगार के अवसर तो पैदा करता ही है, खाद्य पूर्ति में वृद्धि के साथ साथ विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आज भारत मत्स्य उत्पादक देश के रूप में उभर रहा है।
एक समय था जब मछलियों को तालाब, नदी या सागर के भरोसे रखा जाता था, परंतु बदलते वैज्ञानिक परिवेश में इसके लिए कृत्रिम जलाशय बनाए जा रहे हैं, जहां ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं जो प्राकृतिक रूप में नदी, तालाब और सागर में होती हैं। मछली पालन उद्योग में प्रशिक्षण प्राप्ति के लिए कोई निश्चित शैक्षिक योग्यता व आयु सीमा निर्धारित नहीं है, किंतु डिप्लोमा करने के लिए उम्मीदवार को विज्ञान स्नातक होना चाहिए। डिप्लोमा देश के गिने चुने मत्स्य विज्ञान से संबंधित कॉलेजों से होता है। मछली पालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है तालाब। तालाब का चयन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे पानी का स्रोत तालाब के समीप हो ताकि जरूरत पड़ने पर उसे भरा जा सके। उसमें अनावश्यक चीजें जैसे मेढक, केकड़े आदि ना हो। जलीय पौधों से रहित दोमट मिट्टी वाले तालाब का चयन करना चाहिए। तालाब ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम 5 से 6 फुट तक पानी भरा रहे। यदि तालाब में जलीय खरपतवार या पौधे हों तो उन्हें उखाड़ देना चाहिए। ये जलीय पौधे तालाब की मिट्टी और पानी में उपलब्ध भोजन तथा पोषक तत्वों को कम कर देते हैं। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों का। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भावों की। इलाहाबाद की मंडी में गेहूं 1555 रुपए प्रति क्विंटल, बस्ती में 1560 रुपए, गोरखपुर में 1500 रुपए और बरेली की कृषक मंडी में गेहूं का भाव 1430 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल की कीमतों की बात करें तो इलाहाबाद की मंडी में चावल 2180 रुपए प्रति क्विंटल, बस्ती में 2240 रुपए, गोरखपुर में 2195 रुपए और बरेली की मंडी में चावल का भाव 2180 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सरसों के भावों को देखें तो इलाहाबाद की मंडी में सरसों का भाव 3455 रुपए प्रति क्विंटल, बस्ती में 3350 रुपए, गोरखपुर में 3210 रुपए और बरेली की मंडी में सरसों का भाव 3150 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज के भावों को देखें तो इलाहाबाद की किसान मंडी में प्याज 1400 रुपए प्रति क्विंटल, बस्ती में 1700 रुपए, गोरखपुर में 1650 रुपए और बरेली की मंडी में प्याज का भाव 1590 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू की कीमतों पर नजर डालें तो इलाहाबाद की मंडी में आलू 2060 रुपए प्रति क्विंटल, बस्ती में 2150 रुपए, गोरखपुर की मंडी में 2250 रुपए प्रति क्विंटल और बरेली में 1970 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। केले की कीमतों पर एक नजर डालते हैं। इलाहाबाद की मंडी में केला 1650 रुपए प्रति क्विंटल, बस्ती में 1620 रुपए, गोरखपुर में केले का भाव 1790 रुपए प्रति क्विंटल और बरेली की किसान मंडी में केले की कीमतें 1840 रुपए प्रति क्विंटल रही। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था,
यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में कृषि समाचारों के बाद आप सभी किसान भाइयों का एक बार पुनः स्वागत है। किसान भाइयों, अगर आप जो है मत्स्य पालन करना चाहते हैं तो उससे पहले कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप अच्छे से मत्स्य पालन कर सकते हैं। मुख्यतः छोटी छोटी बातें, जैसे तालाब कैसे बनाना है, अगर मछली उसमें डाल रहे हैं तो उनके बच्चे किस तरीके के होने चाहिए, खान पान की कैसी व्यवस्था है, छोटी छोटी बातें अगर ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी आप मत्स्य पालन कर रहे हैं एक अच्छा उत्पादन आपको प्राप्त होगा और बाजार में एक अच्छा मूल्य आपको प्राप्त होगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज के अंक में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि मत्स्य पालन कैसे करें, और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मत्स्य विभाग लखनऊ से सहायक निदेशक डॉक्टर सुनीता वर्मा जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं अपने सभी किसान भाई से जानना चाहता हूं कि अगर हमारे किसान भाई मत्स्य पालन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि सही समय क्या है जब वो करें? किसान भाइयों के लिए मत्स्य पालन का सही समय जुलाई से शुरू होता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में मछली के बच्चे उपलब्ध होते हैं, परंतु जुलाई से पहले मार्च, अप्रैल, मई तक उनको अपना तालाब तैयार कर लेना चाहिए। तालाब तैयार करने के बाद ही वो उसमें मछली के बीज संचित करेंगे। तालाब की तैयारी का मतलब है कि अगर जैसे उनके पास पट्टे का तालाब है, ग्राम सभा का तालाब है, उन्होंने पट्टा करा रखा है, तो उसको सुखा करके मार्च, अप्रैल, मई के महीने में उसकी एक बार जुताई करवा दें, क्योंकि वो पुराना तालाब होता है, उसमें नीचे काफ़ी कचड़ा रहता है, तो उसको सुखा करके फिर उसमें 250 किलोग्राम चूना डालते हैं। 250 किलोग्राम चूना डाल करके कुछ दिन उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद में, और ये जो चूना डालते हैं ये मछली के बच्चे डालने से 30 दिन पहले डाल देना चाहिए। फिर उसके बाद में उसमें गोबर की खाद डाली जाती है, जो कि 1 हेक्टेयर के तालाब में 10 से 20 टन डालते हैं, और 250 किलोग्राम चूना भी 1 हेक्टेयर के लिए बताया गया है। तो जो गोबर की खाद है वो 15 से 20 दिन पहले और चूना 1 महीने पहले डालते हैं। गोबर की खाद इसलिए डाली जाती है कि जब किसान भाई उसमें बच्चे डालेंगे तालाब में, तो 15 से 20 दिन पहले खाद इसलिए डाली गई कि उसमें प्लैंकटॉन्स, जो कि मछलियों का प्राकृतिक आहार माना गया है, वो उतने दिनों में तैयार हो जाता है, और जब मछली के बच्चे उसमें किसान भाई संचित करेंगे तो उनके लिए उसमें आहार पहले से ही उपलब्ध हो जाएगा। बिल्कुल। आपने बताया कि तालाब का निर्माण करना है, तो उसमें भी कुछ खास बातें ध्यान रखनी है क्या? हाँ, उसमें निर्माण में जैसे अगर उनके पास पट्टे का तालाब है तो वो तो पहले से जैसा भी है, जिस शेप में है, उसको इस्तेमाल करना ही है जुताई वगैरह करके। परंतु कुछ लोग जो है अपनी निजी जमीन में भी तालाब का निर्माण करते हैं। तो निजी जमीन में यदि तालाब का निर्माण कर रहे हैं तो उसके लिए किसान भाइयों को प्रयास करना चाहिए कि उसकी जो लोकेशन है वो पूरब से पश्चिम को रखी जाए, ताकि जैसे जब हवा चलती है हमारी पूरब से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूरब की तरफ, तो वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है वो पानी में अच्छे ढंग से घुल जाए और मछलियों को अच्छा ऑक्सीजन प्राप्त हो। तो उसकी लोकेशन पूरा पश्चिम रखना चाहिए, और लंबाई में रखना, लंबाई ज्यादा हो और चौड़ाई कम हो। मतलब मुख्यतः पूरब से पश्चिम की तरफ हो और लंबाई ज्यादा होनी चाहिए। तो जब वो जाल चलाएंगे तो एक तरफ से जाल खींचते हुए दूसरी तरफ को ले जाएंगे। बिल्कुल। और सब जैसे आपने बताया कि प्रजातियां जब मतलब जो बच्चे इसमें डाल रहे हैं, तो जो मुख्यतः प्रजातियां किस तरीके की चुनाव करें, एक ही तरीके की होनी चाहिए या मिश्रित कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? जो पाली जाने वाली प्रमुख प्रजातियां हैं जिसका अपने देश में पालन किया जा रहा है, वो है 2 तरह की मछलियां हैं। एक तो भारतीय मेजर कार्प कही जाती है, वो है रोहू, कतला और नैन। इसी तरह से 3 विदेशी प्रजातियां भी हैं, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प।
कतला जो होती है वो तालाब की सतह पर पाई जाती है, रोहू बीच के कॉलम में पाई जाती है और नैन जो होती है तालाब के नीचे बॉटम में होती है, पेंदी में होती है। तो हम किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि किसी भी एक प्रजाति की मछली का संचय तालाब में ना करें। उससे क्या होता है, मान लीजिए उन्होंने सिर्फ कतला का संचय किया तो कतला हमेशा सतह पर ही रहेगी, उसका स्वभाव ऐसा है कि वो सतह पर ही उपलब्ध भोजन को खाएगी। अगर हम तीनों प्रजातियां डाल रहे हैं तो जैसे हमने बाहर से चारा डाला तालाब में तो वो ये माना जाता है कि सतह से होते हुए धीरे धीरे वो नीचे को बैठ जाता है। तो जब तीनों कॉलम में उपलब्ध मछलियां रहेंगी तो हर सतह के भोजन का भरपूर इस्तेमाल करेंगी और एक निश्चित तालाब का जो क्षेत्रफल है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले लेंगे, क्योंकि तीनों सतह में हमारी मछलियाँ उपलब्ध हैं। अगर सिर्फ एक ही मछली डाले तो उसने ऊपर की तो चारा खा लिया, लेकिन बीच का और नीचे का जो चारा उपलब्ध है वो वेस्ट हो रहा है, नुकसान हो रहा है किसान का। तो किसान तो चारा डाल रहा है कि हम चारा डाल रहे हैं, लेकिन वो नुकसान ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मछली वो नीचे जाएगी ही नहीं। तो इसलिए तीनों सतह की मछलियों को हमेशा डालना चाहिए। तो उनको मिश्रित मत्स्य पालन, अगर केवल रोहू अगर उन्होंने डाला है तो ऊपर ही ऊपर थोड़ा बहुत रहा, बाकी नीचे चला गया तो खराब। उसी क्षेत्रफल का 1/3 हिस्सा यूज हुआ खाली। तो तीनों सतह की जब मछली डालेंगे तो उसको उतने ही क्षेत्रफल में 3 गुना प्रोडक्शन मिला, उत्पादन मिला। इसलिए किसान भाइयों को हमेशा मिश्रित मत्स्य पालन अपनाना चाहिए। तो मिश्रित में किस तरीके से, मतलब मिश्रित में मतलब कतला, रोहू और नैन मिला करके और साथ में सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प भी मिलाएं तो अच्छा होगा। मतलब 6 तरह की प्रजातियां उन्हें पालना चाहिए और 40-30-30 के रेशियो में। जैसे अगर 100 मछली है तो 40% हमें सतह में रहने वाली मछलियों को डालना चाहिए, 30% बीच में रहने वाली मछली और 30% पेंदी में रहने वाली मछली को। जैसे डॉक्टर साहब आपने खाने की बात की कि 3 हिस्सों में अगर खाना ऊपर डालते तो नीचे जाता है, मिश्रित मछलियों का पालन करना चाहिए। तो खाना देने का भी कोई विशेष समय है, विशेष विधि है? बिल्कुल, किसान भाइयों को प्रयास करना चाहिए कि मछलियों का जो चारा दें वो एक निश्चित समय पर दें। उनको वैसे 2 बार चारा देना होता है, एक बार सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग एकदम सुबह और एक बार शाम को। और कोशिश करनी चाहिए कि हम निश्चित स्थान पर दें, जैसे तालाब के 4 कोने वो निश्चित कर लें। अगर लंबाई ज़्यादा है तो बीच में एक सेंटर और बना लें, यानी 6 जगहों पर। और प्रयास करें कि रोज लगभग उसी टाइम पर और उसी समय पर खाना दें, क्योंकि जैसे हम सभी के शरीर में जितने भी, जैसे मछली है या इंसान ही है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। तो उस टाइम पर हमको अपने आप भूख लग जाती है। अगर हम सुबह 8 बजे नाश्ता कर रहे हैं, दोपहर में 2 बजे खाना खा रहे हैं, तो उस टाइम पर अपने आप हमें भूख लगने लगेगी। आदत में आ जाता है, हैबिट में। इसी तरह से जब मछलियों को पता रहेगा कि हमें सुबह 6 बजे खाना मिलेगा, फिर रात में हमें 6 बजे मिलेगा, तो वो उस टाइम पर अपने आप उस प्लेस पर इकट्ठी हो जाएंगी जहां उनका चारा रखा जा रहा है। जैसे ही किसान भाई चारा रखेंगे, मछलियां अपने आप दौड़ पड़ेंगी और खाने का तुरंत यूटिलाइज हो जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा। नहीं तो अगर कभी अलग अलग टाइम पर दे रहे हैं, अलग अलग जगह पर फेंक दे रहे हैं, मछली ढूंढती रह जा रही है और चारा वो घुल करके पानी में खराब हो जा रहा है। तो किसान का पैसा तो लगा चारा डालने में, लेकिन वो मछलियां नहीं खा पाई। तो इसलिए उनको प्रयास करना चाहिए कि एक निश्चित समय पर और एक निश्चित स्थान पर ही चारा उनको प्रतिदिन दें। कोई भोजन के लिए कोई विशेष है कि विशेष भोजन उनको देना चाहिए? चावल का कना और सरसों की खली, ये हम लोग उनको खिलाने के लिए बताते हैं। तो इसको वो रात में भिगो देते हैं, जो सरसों की खली होती है और चावल का खाना, इसको रात में किसान भाई भिगो दें और सुबह जैसे आटे को गूंथते हैं इस तरह से उसकी गोलियां बना लें, गूंथ लें और गोलियां बना करके उसको ले जाके एक ट्रे में निश्चित जो भी उनकी जगह है वहाँ पर उसको रख करके, और वो मछली का वही चारा है। बिल्कुल। अगर सामान्य तौर पर डॉक्टर साहब बात करें कि जो रोग अगर लगने की या बीमारी लगने की कोई ऐसी स्थिति होती है, या उससे पहले ही हमारे किसान भाई कुछ ऐसी व्यवस्था करके रखें ताकि जो मछलियां मर जाती हैं ऐसा ना हो। ताकि क्योंकि वो अगर लगा रहे हैं अपने मतलब तालाब में, रोगों से किस प्रकार बचा सके। जी हाँ, तो मछली क्योंकि पानी में रहती है और यदि मछली में थोड़ा भी रोग किसी एक भी मछली में हुआ तो पानी के माध्यम से बहुत जल्दी फैलती है वो। तो जो हमने बताया था कि तालाब की तैयारी करते समय चूने का प्रयोग हमने बताया था, वो चूना इसीलिए प्रयोग करने को बताया गया था कि ये जो होता है पानी के पीएच को बढ़ाता है। चूना हमेशा पानी के पीएच को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। मछलियों में बीमारी तब लगती है यदि उन्होंने चूने का प्रयोग नहीं किया है, तो पानी का पीएच कम रहेगा, यानी पानी अम्लीय हो जाएगा और ये जो है बीमारियों का कारण बनता है। और खासकर
ये बीमारियां हमें तब परिलक्षित होती हैं जब जाड़ा शुरू हो रहा हो। जाड़े के सीजन में वो बीमारियां पता चलती हैं। हाँ, अब ये बीमारी शुरू हो सकती है यदि किसान भाई ने अपने तालाब में चूने का प्रयोग नहीं किया है। तो चूने का प्रयोग इसीलिए उनको आवश्यक है और ज़रूर वो इसका इस्तेमाल करें। जब मछली के बच्चे का उन्होंने संचय किया जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में, संचय के 15 दिन बाद से ही महीने में 2 बार जाल जरूर चलाएं अपने तालाब में। 15-15 दिन के गैप पर किसान भाई अगर तालाब में जाल चलाते रहें और मछलियों के मूवमेंट को थोड़ा सा वो ध्यान दें। जब जाल चलाएं तो उसमें से कुछ मछलियों को निकाल करके उनकी आंखों की चमक, उनके शरीर की चमक और उनके गलफड़े उठा करके उनकी गिल्स उसको चेक कर ले। मतलब अगर स्वस्थ मछली है तो खूब चमकीला लाल गलफड़ा होगा। अगर मछली में बीमारी शुरू हो रही है तो वो थोड़ा थोड़ा भूरा होना शुरू हो जाएगा। और जब वो मछली को तालाब से छोड़ेंगे जाल में से तो जो स्वस्थ मछली होगी तुरंत भागेगी, लेकिन अगर उसमें बीमारी शुरू हो रही तो बहुत सुस्त होगी और वो जाल में एक जगह चिपकी पड़ी रहेगी, या वो बंधे के किनारे जब छोड़ रहे हैं तो वहीं जाके एक जगह शांत पड़ी रहेगी। तो थोड़ी सी उसकी मूवमेंट को और उसकी एक्टिविटी को नोटिस करें। अगर उन्हें लगता है कि ये सामान्य नहीं है इसका व्यवहार, तो तुरंत उनको जो है दिखाना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए कि क्या इसमें किसी बीमारी की शुरुआत तो नहीं हो रही है, और फिर उसका सही समय पर सही इलाज किया जाना चाहिए। यानी समय समय पर जाल चलाना बहुत जरूरी है। जाल चलाना जरूरी है और निरीक्षण करते रहें। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर वो जाल नहीं चलाएंगे, जब एकदम से महामारी के रूप में बीमारी फैलेगी और मछलियां मर के तैरने लगेंगी, तब उन्हें पता चलेगा, फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उनको 15-15 दिन पे जाल अवश्य चलाते रहना चाहिए। तो इससे उनको कई चीजें पता चलती हैं। एक तो ये कि उनके तालाब में कोई चोरी तो नहीं हो रही है कि उन्होंने मछली डाल दी, रात में कोई जाल चला के निकाल ले जा रहा है, एक तो ये पता चलेगा। दूसरी चीज है, जब वो जाल चलाते हैं तो पानी में थोड़ी हलचल होती है और एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन भी पानी में घुलती है, तो पानी भी अच्छा हो जाता है। दूसरा, मछलियों की बढ़त कितनी हो रही है। सामान्य तौर पे मछली एक साल में लगभग 1 किलो की हो जानी चाहिए, तो उस हिसाब से हर महीने लगभग 100 ग्राम वजन बढ़ना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए उन्होंने 1 तारीख को जाल चलाया, तो उस समय उन्होंने वेट नोट कर लिया, 8-10 मछलियों को निकाल के रैंडम कहीं डायरी में नोट कर लिया। फिर 15 दिन बाद जाल चलाया, फिर 8-10 मछलियों को निकाल के वेट नोट कर लिया, तो उन्हें डिफरेंस पता चलता रहेगा कि हमारी मछली महीने में लगभग कितनी बढ़ रही है। तो ग्रोथ भी पता चलेगी। अगर ग्रोथ 100 ग्राम से कम हो रही है तो उनको चारा बढ़ाए जाने की जरूरत है। मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है और ग्रोथ सही नहीं हो रही है। तो कई सारे फायदे हैं जाल चलाने के। उनको चोरी का पता चलेगा, ग्रोथ का पता चलेगा, यदि बीमारी की शुरुआत हो रही होगी तो वो भी पता चलेगा। साथ साथ तालाब की एक सफाई भी होती रहेगी, ये भी बिल्कुल सफाई भी होती रहेगी जाल चलाने से। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि अगर हमारे किसान भाई मछली पालन कर रहे हैं तो तालाब को किस तरीके से रखें और मछली किस तरीके से डालना चाहिए, उनको चारा किस तरीके देना चाहिए, तो इन सभी जानकारियों से हमारे किसान भाइयों को बहुत फायदा होगा और निश्चित तौर पर एक अच्छा उत्पादन उनको अपने तालाब में मछली के रूप में मिलेगा। इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।